हमारे एनालिस्ट ब्रेक में तो कहते हैं कोई बोरिंग हालात हो गए हैं, अब ये केयर टेकर आ गई है। तो जी बताएं जावेद चौधरी साहब, बोरिंग को बदल के कैसे? पहले बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी जब इमरान खान साहब बाहर होते थे, रोज कोई ना कोई बयान दाग देते थे, वो प्रोग्राम चलते रहते थे। फिर गवर्नमेंट थी वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कोई ना कोई गड़बड़ कहीं ना कहीं। और अब बिल्कुल केयर टेकर्स आए हैं, बड़े ढीले ढीले से महसूस हो रहे हैं मुझे, कोई एक्टिविटी क्रिएट नहीं कर रहे। चलें कुछ नहीं, एक दूसरे के साथ ही लड़ना शुरू कर दें। ये तो सारी चीज प्रूव करें जर्नलिस्ट के बारे में कि उन्हें चैन पसंद नहीं है। हाँ जी, दो साशिया गवान साहबा को शामिल कर लें, इसमें रौनक लग जाएगी। दो साशिया गवान साहब या फवाद चौधरी साहब को कर लें। हाँ। यानी दो बंदे अगर इनमें से आ जाए, एक भी आ जाए ना, तो रौनक लग जाएगी, यकीन करें। अगर रौनक मकसद है तो अच्छा, तो फिर रौनक भी होनी चाहिए ना। रौनक तो होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इस पे आते हैं, पीटीआई के साथ क्या होने जा रही है। नहीं कि अब इमरान खान साहब के हवाले से ये भी केस चल रहा है, और देखें स्क्रीन पे अगर ये प्रोड्यूसर साहबा चलाएं कि उनकी कल उमर अयूब साहब की जो ट्वीट्स आ रही थी, रात को उनकी 11 साढ़े 11 बजे ट्वीट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी मोहसिन साहब जो है, सेनेटर मोहसिन, उनके बेटे को उठाया गया और उन्होंने कहा कि बेटे ने ये पैगाम दिया कि अगर वालिद पीटीआई को छोड़ेंगे तो फिर बेटे को जब छोड़ा जाएगा। और इस तरह के और भी वाकयात हैं। लेकिन साथ साथ ये बाबर सत्तार साहब की जो जजमेंट आई, उन्होंने कहा इनको छोड़ें फौरी तौर पे, आपका एमपीओ बिल्कुल होल्ड नहीं करता। तो जावेद, आप तो ये मामलात देख रहे हैं, काफ़ी दिहाई से हम देख रहे हैं, आप और मैं, तो ये आपको क्या दिखाई देता है कि ये मामला किस तरफ जाएगा? देखिए, वो जो कहते हैं ना, जो बोएंगे वो काटेंगे, जो आगे पीछे चल रहा होगा वो अल्टीमेटली आप तक आएगा। बड़े पुराने मुहावरे हैं, कुछ इटालियन लैंग्वेज में, कुछ इंग्लिश में, कुछ उर्दू में, कुछ पंजाबी के मुहावरे हैं। ठीक। और ये एक्चुअली होता भी इसी तरह है दुनिया के अंदर, कि जो कुछ आप करते हैं अल्टीमेटली आप तक पहुंचता है। आपको मैं याद कराऊंगा, पिछले 3.5-4 साल पहले जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट हुई थी, तो क्या होता था, एक बंदा मोटरवे पे चढ़ा, जब उतरा तो उसके गाड़ी से 15 केजी हीरो निकल आई। हम तो क्रिटिसाइज उसको भी करते थे। और शायद खाकान अब्बासी, वो भी अंदर बंद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, उसे भी मोटरवे से गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद 15 दिन तक उसके जो वकील थे उसको एक्सेस नहीं दी गई उस तक कि वो, और सबसे पहले जब ले जाया गया तो उसको C क्लास के अंदर नीचे लिटाया गया था। उसके बाद याद है मुझे, आई रिमेंबर। वो एहसन इकबाल को देख लें, फिर ख्वाजा आसिफ को देखें, किसको, ख्वाजा साद रफीक और उसके भाई को देख लें आप, फिर हमजा शहबाज को, मरियम नवाज के दरवाजा तोड़ दिया रात को। मरियम नवाज अपने वालिद से मिलने के लिए जेल से गिरफ्तार, पहला वाकया था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जेल से किसी बंदे को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया कि वो अपने वालिद से मिलने गई थी। और इस तरह ब्रूटली इस्तेमाल किया गया पावर को। तो आज देखें वही कुछ हो रहा है इनके साथ, जो इन्होंने पहले किया था अब वो वापस इनकी तरफ आ रहा है, लौट रहा है। ये वक्त है जो हमेशा चेंज होता रहता है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये लोग जिन्होंने ये सब कुछ खुल दे दी, और जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब शामिल है, आसिफ अली जरदारी साहब शामिल है, मौलाना फजलुर रहमान साहब शामिल है, और ये हमेशा कहते रहते कि देखिए जी इमरान खान के साथ ऐसा हो रहा था, इन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। वो वक्त बड़ी जल्दी आने वाला है कि इन सबको भी ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कांटे बो के गए हैं ये कोई थोड़े नहीं हैं, ये बड़ी तादाद में, और पाँव इनके भी जख्मी करेंगे ये। मसलन देखिए ना, जो कानून साजी की इन्होंने, जो कानून साजी की, अगर आप उसको एक बार पढ़ लें, मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने पढ़ा होगा, अगर आप उसको एक बार पढ़ लें तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये बाकी, अगर फर्ज करें कि ये एस्टैब्लिशमेंट से या स्टेट से कुछ टकरा सकते हैं या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं, जिस दिन रखेंगे मेरा ख्याल है इनके साथ भी वही होगा। तो अब मोहसिन लगारी साहब के साथ जो कुछ हुआ ज्यादती नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली हम एक सिविलाइज सोसाइटी है, सिविलाइज सोसाइटीज़ में इस किस्म के जो चीज़ें हैं उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब मोहसिन लगारी साहब का दौर था तो वो क्या करते रहे? परवेज़ इलाही साहब पे तो बड़ा बुरा लगता है कि उनको पकड़ उनका हाल देखें, उनकी उम्र देखें ना आप और मैं। परवेज़ इलाही साहब का मसला ये है, परवेज़ इलाही साहब जो जिसको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं वो उनका साफ ज़्यादा है कि उनका बेटा सब कुछ कर आके ब्रीफ केस भर के वो चला गया और वालिद को तो जेलों में छोड़ दिया। और हम ये कहते हैं कि हम बड़े गैरतमंद हैं। भाई मेरा ख्याल ये है कि वो बुला रहे हैं उसको, तो मोनसिलाई को आना चाहिए ना, अपने वालिद के कंधे से कंधा जोड़ के, खुद वो वहाँ बैठ के कैपुचिनो पी रहे हैं और उसके बाद तस्वीरें खिंचवा के भिजवा रहे हैं। और इधर वालिद जो है वो मिनरल वाटर को तरस रहा है, वो कहता है कम से कम मुझे साफ पानी तो दे दो, घर का खाना ही देता मुझे। और इस गर्मी के अंदर ना उनको दवाइयाँ मिल रही है, ना उनको साथ डॉक्टर मिल रहा है, और कीड़े उनके सेल के अंदर है।
और फिर एक जगह से निकलते दूसरी जगह पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो मेरा ख्याल ये कि बेटे को अब आके कुर्बानी देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो स्पेन में बैठ के ये फैसला करे कि जी मैं सीएम बनूंगा आने वाले दिनों में। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक पंजाब का जो बेटा है उसको ये सूट करता है कि अपने वालिद को इस अजाब में रखें। तो आज मोनस अलाई साहब आ जाएं तो परवेज अलाई साहब घर चले जाएंगे, लेकिन वो मेरा ख्याल है क्योंकि बेटा बाहर बैठा हुआ है तो चौधरी साहब इस वजह से सजा भुगत रहे हैं इसकी। मैं इस पे थोड़ी सी चीज़ जरूर तल्ख हक़ाइक़ बताएं जावेद चौधरी साहब ने। ऑब्वियसली बहुत कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन क्या मोनस अलाई साहब का जो बाहर होना है वो ये इजाज़त देता है कि हम यहाँ पे सिस्टम को तोड़ना शुरू कर दें, रोंदना शुरू कर दें, अदालतों के फैसलों को ना माने और जो है जुल्म और जबर शुरू कर दें? क्या ये कोई दलील हो सकती है कि ये शख्स गिरफ्तारी नहीं दे रहा तो इसके बेटे को उठा के ले जाओ, इसकी माँ को उठा के ले जाओ, उस्मान डार के घर जाके सब कुछ तोड़ दो, उसके घर में जाके जो परवेज साहब भी तो ये करते रहे यार। जी जी मैं वही वो यही करते रहे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया मुझे बताया। मैं बिल्कुल सर आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये इस सिस्टम में होता रहा, और मैं ये सिस्टम की आपको बता रहा हूँ कि शहरयार आफरीदी की बीवी को पकड़ लो, उमर चीमे की बीवी उससे मिलने आए उसको पकड़ लो, क्योंकि उमर चीमा जो है जमात नहीं छोड़ रहा। ये कैसे, ये किस तरह हम जस्टिफाई कर सकते हैं? उनके मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन क्या रियासत ऐसी होती है? क्या ये वो रियासत है? क्या ये वो आइन है जो 75 साल या हमने पहले सोचा था और 50 साल कबल तकरीबन हम लोग उस प्रिंसिपल पे सेटल हो गए थे कि ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसमें ये हक हैं, इस कानून के तहत हम चलेंगे? क्या कानून तोड़ने वाले शख्स से निपटने के लिए रियासत कानून तोड़ती है? कैसे रियासत इसको जस्टिफाई कर सकती है कि आप जो है लोगों को? रियासत क्या चीज होती है जी? मैंने फरमाइएगा, ईंटों का नाम है, सड़कों का नाम है, बिल्डिंग्स का नाम है, कुछ शहरों का नाम है, कुछ समंदर का नाम है, दरिया का नाम है, क्या है? लोग बनाते हैं ना जी। लोग हैं तो रियासत है, लोग नहीं है तो रियासत नहीं है। आज 25 करोड़ लोगों को यहाँ से निकालते, चला 2-4 करोड़ लोगों को निकालते, स्टेट कोलैप्स कर जाएगी सारी। या पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो है जो लोग हैं, आप उन सबको निकाल दें यहाँ से, कोलैप्स कर जाएगी। या आर्मी को निकाल दे, कोलैप्स कर जाएगी। तो लोग चला रहे होते हैं। जब लोग बेईमान होंगे, लोग सिर्फ अपनी नाक का ख्याल रखेंगे, सिर्फ अपने माथे तक देखेंगे और वो पास्ट को भूल जाएंगे और उसके बाद ज्यादतियां करें लोगों के साथ, तो अल्टीमेटली यही होगा। वो ये कहते हैं ना कि जो आप बोते हैं वही काटते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप एक बीज बोते हैं तो आपको 1000 काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो बीज जो पैदा करता है वो हजारों की तादाद में पैदा करता है। फिर उसके बाद तो जो कुछ आपने किया अल्टीमेटली आपको काटना पड़ रहा है। और ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि वो काट रहे हैं तो ये नहीं काटेंगे, क्योंकि ये भी जो बो के गए हैं अल्टीमेटली इनको काटना पड़ेगा। तो इसका एक ही सिंपल सोल्यूशन है कि आप एक जगह बैठ के कोई एक मेमोरेंडम बनाए नेशनल लेवल पे। पोलिटिकल पार्टीज भी, सारी एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया भी बैठ के। अब देखें ना कि अगर अदालतों में 60,000 मुकदमे हैं टैक्स से रिलेटेड, और जिसमें अगर उनका सब निकालें तो 1000 अरब रुपए के करीब जो है ना, बल्कि 2500 अरब रुपए, 2500 अरब रुपए के केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, अदालतों के अंदर 60,000 केसेस है। और सिर्फ वही अगर अदालतें दे दें तो पाकिस्तान के बजट का खासा खसारा पूरा हो सकता है जो टैक्स से रिलेटेड है। तो उसकी वजह यह है कि अदालत एक सिमत में चल रही है, रियासत एक सिमत में चल रही है, एस्टैब्लिशमेंट एक सिमत में चल रही है, ब्यूरोक्रेसी दूसरी सिमत में चल रही है, सियासतदान एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। मेरा ख्याल है एक दफ़ा बैठ के आप ये फैसला कर लें कि ये ब्लैक है, ये वाइट है, ना ब्लैक वाइट होगा ना वाइट ब्लैक होगा। एक बार आप खत्म कर लें, फिर उसके बाद सफर शुरू होगा। ये नहीं है कि हर रोज हम जूते तलाश करते रहें और फिर गाड़ी तलाश करते रहें, फिर कोता तलाश करते रहें और आगे घूम फिर के फिर पता चले कि हमने जो सफर किया था वो तो हम राउंड अबाउट पे करते रहें, हमने तो किसी साइड पे गए ही नहीं हम लोग। मेरा ख्याल ये फैसला करना पड़ेगा और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये मुल्क चलेगा। वैसे नहीं होगा आज ये इंतकाम ले रहे हैं, कल दूसरे आएंगे वो इनसे इंतकाम लेना शुरू कर देंगे और मुल्क या रियासत नहीं चल सकेगा। इसमें मैं एक चीज ऐड कर क्विकली फिर ब्रेक पे जाते हैं। देखें जिस तरीके से अभी हो रहा है, पहले भी होता रहा। यहाँ पे हमने देखा ना आधी रात को हनीफ अब्बासी साहब को अदालत से गिरफ्तार करके लेके गया, रात 12 बजे अदालत लगी। जो राना सनाउल्लाह के ऊपर कितना भोंडा किस्म का मुकदमा हुआ और वजीर मौसूफ वहां पे बैठ के कहते थे कि जनाब हमने वीडियोस देखी। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इस सब के बावजूद मैं नहीं समझता कि साथ बैठने की जरूरत है, कोई मुआहदा करने की जरूरत है। मुआहदा मौजूद है, आईने पाकिस्तान मौजूद है, ये लोग तो साथ खड़े हुए हैं। सर आईने पाकिस्तान नहीं है भाई, सर उसमें अहमद रावत खत्म हो गए यार, वो तो है। अब जो उसको नहीं मान रहे तो नया वो मुआहदा क्या करेंगे? नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे इन्हीं अपने एनालिस्ट से पूछेंगे कि जो अभी जावेद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनको कुछ लगता है कि इस मुल्क में जो पावरफुल हल्के हैं उनका कोई मूड है उस तरफ जाने का जिस तरफ ये कह रहे हैं जाना चाहिए। स्टे विद अस।